Okay, children, now we start the syllabus of class 11th. अब बच्चों क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में सीबीएसई के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक और उससे पहले यूनिट फर्स्ट जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। देखिए, इस यूनिट में हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानना है और फिर हमें मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेजरिंग टूल्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। ये मेजरमेंट का पार्ट होगा। पहला पार्ट आता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड मीन्स द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड विच इज नियर अराउंड अस। तो जितना आसपास की दुनिया है, जितने आसपास की चीजें हैं, जितने आसपास के नेचुरल फिनोमेना हैं, वो सारी की सारी उन सब की कलेक्टिव नॉलेज जो होगी वो हम फिजिकल वर्ल्ड में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये फिजिकल वर्ल्ड जो है फिजिक्स में एक स्कोप है जो इंटरेस्ट क्रिएट करने का, एक्साइटमेंट क्रिएट करने का, फिजिक्स के बारे में जानने का कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिकली उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्या वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं है, लेकिन ये हमें एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया प्रोवाइड करेगा अबाउट दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी होता है। अब देखिए बच्चों, हम पहले यहां से शुरू करेंगे फिजिकल वर्ल्ड से, और फिजिकल वर्ल्ड पर आने से पहले हम सबसे पहले एक वर्ड दिख रहे हैं जहां से हम शुरू करेंगे, वो होता है साइंस। आपने साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लास में साइंस आपने स्टार्ट किया था पढ़ना। अब साइंस का मतलब क्या था आपको छोटी क्लास में भी बताया गया होगा। साइंस का मतलब जो होता है टू नो होता है, जानना होता है। जानते हैं इसको, किसी भी चीज के बारे में जानना, और स्पेशली नेचर और नेचुरल फिनोमिनन एंड द थिंग्स विच आर अराउंड अस, उनके बारे में जानना। और जिस चीज को हम जानते हैं उसको हम अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम प्रेजेंट कर दें, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टेमेटिक वे में कलेक्शन ऑफ द नॉलेज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक वे। और कौन सी नॉलेज? आइदर ऑब्जर्वेशंस एंड विच आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस गेन्ड बाय अस और द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। दिस कलेक्शन ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। बात समझ आ गए? तो साइंस क्या है? जिसमें ह्यूमंस गेन की है, जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, वो सारी नॉलेज का जो कलेक्शन होगा, सिस्टमेटिक कलेक्शन होगा, वो साइंस के अंदर पढ़ा जाएगा। उसको हम साइंस कहते हैं बच्चों। तो बेसिकली साइंस का मतलब क्या था? टू नो था, जानना था अराउंड द, किसके? अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिनन है, जो भी चीजें घट रही हैं। अब तो खैर बहुत लोअर लेवल तक भी चीजें आ गई हैं। पहले इसको दो चीजों में बांटते थे बच्चों, दो वर्ड यहाँ होता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और स्टडी, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। देखिए, मैक्रोस्कोपिक तो होता है जिसको क्लासिकल या थोड़ा सा बड़े लेवल की स्टडी करते हैं, बार बार की स्टडी करते हैं, मोटे तौर पर जिसको आप समझ सकते हो। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, कोई बॉडी हमने नीचे से ऊपर फेंक दी, ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया, मोशन हो गया है, किसी बॉडी के को हीट सप्लाई की, वो गर्म हो गया है, उसमें हीट बन गई है। तो ये सब इस तरह की जो स्टडी आती है वो सब कौन सी होती है? मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आती है। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है कि उसको बहुत लोअर, छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, जैसे एटम्स हैं, एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, रेडिएशंस हैं, उनकी एनर्जी कितनी होती है, वो सब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है। तो दो तरह की स्टडी जनरली है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये तो आपका दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने बताई। इसके साथ साथ हम इसमें आगे साइंस को, अब हमने जैसे एक बड़ा परिवार हो जाता है और जब हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी ऑर्गेनाइज सिमेट्रिकल नॉलेज हमारे पास है, कलेक्शन है, तो अब उसको हम एक साथ कैसे स्टडी करें। नेचर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। नेचर में कुछ चीजें बायोलॉजिकल प्लांट्स भी हैं, जो आपका जूलॉजिकल, जो आपके जो होते हैं एनिमल्स हैं, इसके अलावा आपके बोटेनिकल प्लांट्स भी हैं, गार्डन्स हैं, उनकी भी स्टडी है, वो भी नेचर में आएंगे। सोलर सिस्टम है वो भी इसमें आएगा, एटॉम के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सब इसमें आएंगी, रेडियो एक्टिविटी है वो भी सब इसमें आएंगी। तो बहुत सारी तरह की साइंस होती है, बहुत सारे तरह की साइंस होती है। तो फिर इस साइंस को देखा गया कि इसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं में से एक पार्ट, एक ब्रांच जो होती है
उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। साइंस को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि भाई जैसे हमने प्लांट्स की जो स्टडी होगी वो हम बॉटनी में पढ़ेंगे, एनिमल्स रिलेटेड जो स्टडी होगी वो हम जूलॉजी में पढ़ेंगे, उसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और आपका सॉल्ट्स हैं, रेडियो एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो जो स्टडी होंगी हम प्रॉपर्टीज ऑफ जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं वो सब किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में जितने भी नेचुरल फिनोमिनन हैं जो जनरली आपका सोलर सिस्टम हो गया जैसे नेचुरल फिनोमिनन हो गया, जैसे मोशन हो गया किसी भी बॉडी का, मैकेनिक्स हो गया वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो भी इसी में पढ़ेंगे, लाइट है, लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, जितना कम्युनिकेशन है वो भी इसमें हम पढ़ेंगे, और बहुत सारी सब्जेक्ट ब्रांच है उन सबको हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। बेसिकली फिजिक्स जो टर्म आई है वो एक इसमें ग्रीक टर्म आता है, इसे फ्यूसिस कहते हैं, इससे ये जनरेट हुआ है, फ्यूसिस से ये जनरेट हुआ है, जिसको हम ये एक ग्रीक वर्ड है ये। और बच्चों इसको संस्कृत में भी जानते हैं, संस्कृत में भौतिकी कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, भौतिकी होता है, जिसको हिंदी में भी आप लिख देते हैं, हिंदी में तो भौतिक विज्ञान लिख देते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। और ये भौतिकी जो होता है बेसिकली ये संस्कृत का वर्ड है, और इस भौतिकी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है टू स्टडी द नेचर, नेचर को स्टडी करना। तो ये नेचर को स्टडी करने के बारे में ये भी आपका इसी से ये मॉडिफाइड होकर इंग्लिश टर्म फिजिक्स बनी है। तो वी द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। तो जितने नेचुरल फिनोमिना हैं, नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, उनको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ये फिजिक्स होगी बच्चों। अब फिजिक्स में एक्साइटमेंट, जैसे क्या क्या नेचुरल फिनोमिनन हो गए, जैसे अभी हमने बताया कि बहुत सारे फिनोमिनन है भाई, सन और अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम बनाते हैं, ये फिर किस फिनोमिनन पर बेस्ड है, देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आप ऊपर से रिलीज करो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा। क्यों, अर्थ इस बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो न्यूटन ने बताया था, जो एप्पल के बेस पे बना था कि नीचे पड़ रहे हैं, न्यूटन जी ये देख रहे थे ऊपर से एप्पल गिर गया, उसी पर लॉ बनाया। तो यानी कि यहाँ ये देखा गया है कि दो बॉडी कोई भी होती है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो जो छोटी बॉडी है उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो बड़ी बॉडी के ऊपर वो जाके गिर जाती है। ऐसा अगर हम सोलर सिस्टम में लेते हैं तो सन और अर्थ जो है वो इस बॉडी के रेस्पेक्ट में तो बहुत बड़ी बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, लेकिन जब हम सन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो सन के रेस्पेक्ट में अर्थ काफ़ी छोटी बॉडी आती है। यानी कि सन जो होता है वो अर्थ से काफ़ी बड़ा होता है, हैवी भी होता है, साइज में भी बड़ा होता है। अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁻24 kg होता है, इट इज मास ऑफ अर्थ। और अगर हम सन का मास लेते हैं, मास ऑफ सन इट इज ऑर्डर ऑफ 10⁻30 kg। अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो सन का मास होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻6 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ। और आप 10⁻6 समझ सकते हैं कितनी हाई वैल्यू है, जिसमें आप 10⁻3 मिलियन लेते हैं, 10⁻6 हो गए। तो बच्चों इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज होता है सन का, फिर भी ये अर्थ सन के ऊपर क्यों नहीं गिर जाती। ऐसे मून भी सन अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता, सोलर सिस्टम कैसे बना है वो हम फिजिक्स से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे तो बच्चों ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जिससे हमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जिससे हमें थोड़ा एक्साइटमेंट डेवलप होगा दिमाग के अंदर, हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आप कोई किसी डब्बे में पानी लें और उस डब्बे को आप उल्टा कर दें, ऊपर से पानी, तो पानी क्या करेगा, नीचे गिरेगा, वो नीचे गिर जाएगा। फिर आप उल्टा करेंगे फिर नीचे गिर जाएगा। और अगर उसको हम किसी वर्टिकल प्लेन में हाथ में लेकर के, डब्बा होता है, और उसको अगर हम वर्टिकल प्लेन में इस तरह से घुमा देते हैं तो उसके बाद भी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद भी पानी नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब कोई बॉडी घूमती है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, रोटेट करती है, तो उसकी एक नीड हो जाती है, उसको आगे जाके पढ़ाया जाएगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर दे सन के अराउंड, द अर्थ विल फॉल ऑन द सन। जैसे ये बॉडी है, अगर ये एक जगह स्टेशनरी है, छोड़ते ये नीचे गिरेगी, और अगर ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी तो जैसे हमने डब्बे वाला एग्जांपल दिया, पानी वाला एग्जांपल दिया, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये देखो एक्सप्लेनेशन हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए और छोटी से छोटी चीज से हम शुरू करते हैं। आप जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस आप इस चेयर पर बैठे हैं, जो टेबल आपके सामने जिस पे आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, छोटी टेबल है, स्टूल है, उसमें आप देखते हैं कि 4 पिलर बने हुए हैं।
चारों पे फोर्स कैसा होता है, बैलेंस होता है, और अगर चारों में से एक टूट जाए तो फिर क्या होगा, वो लुढ़क जाएगा, नहीं उधर ही लुढ़क जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ आया कि बैलेंस के लिए हमें 4 फोर्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये यहाँ से हमने सीखा है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप दूसरा एग्जांपल अगर हम उसका वॉल इसका देखते हैं, वॉल क्लॉक का देखते हैं, तो वॉल क्लॉक में किस तरह से मोशन कंट्रोल होता है, किसका, निडल्स का। एक निडल मूव करेगी, दूसरे वाली रोटेट करेगी, तीसरे वाले भी रोटेट करेगी, तीनों का कैसे हम कंट्रोल करेंगे। अभी तो सेल लगाने वाले इलेक्ट्रिक सेल्स आ गए हैं, उनसे हम किस तरह से एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फैन है घर में, जब गर्मी होती है फैन चलाते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जबकि एसी जनरेटर आपने छोटी क्लास में आपको पढ़ाया भी गया होगा, दिखाया भी गया होगा, या डीसी जो जनरेटर होता है, डायनामो होता है, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वहाँ घरों में आपने देखा होगा एसी जनरेटर है, इंजन लगा हुआ है, उससे हम रोटेट करते हैं, एक उसमें जनरेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। तो देखिए एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं जो मोशन से आती है, जो मूव करती हैं चीज़ें, उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। तो उसमें मूव करने वाले भी और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है बॉडी में, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे बॉडी है, इसको अगर हम यहाँ इस तरह से होल्ड किए हुए रखें तो इसके पास अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, पोजीशन एनर्जी हो गई। ये पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और अगर जब हम इसको नीचे रिलीज कर देते हैं तो उसके बाद मोशन भी आ जाता है, तो साथ साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो बच्चों इन दोनों एनर्जी के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मोशन स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी का, आप ये बैलेंसिंग फोर्स स्टडी करते हैं, आप एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हम बताते हैं। जैसे कोई पानी है, पानी को आप नीचे से ऊपर पंप कर सकते हैं, ऊपर टैंक भर देते हैं। ग्रेविटेशन का लॉ तो ये था कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन हम जो पानी अगर ऊपर से टैंक भर के खाली ऊपर से आप उसमें होल कर दीजिए तो वो नीचे गिरेगा। लेकिन नीचे आप इलेक्ट्रिक पंप लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से उसको आप ऊपर पानी को कहाँ ले जाते हैं, नीचे हाई प्रेशर बनाते हैं, उससे ऊपर चला जाता है। तो देखो ये भी हम नीचे से ऊपर भेजने की चीज़ें हैं, ये भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा सोलर सिस्टम हमने बताया कैसे मेंटेन होता है, ये भी हम पूरा फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीन्स भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट मीन्स। जो बहुत पुराना एंशिएंट पीरियड था उसमें आने जाने के लिए क्या थे, या तो कोई बुलक कार्ट होती थी या हॉर्सेज होते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, राजा महाराजा होते थे, घोड़े पे बैठ के यात्रा करने निकल जाते थे। उनके लिए घुड़सवारी शौक था कि उनके पास आने जाने के साधन हॉर्सेज हुआ करते थे, घोड़े होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, पहले साइकिल आई, साइकिल के बाद में फिर मोपेड, बाइक, स्कूटी, कार, ट्रेन, अब तो न जाने कितने फास्ट एरोप्लेन और सब चीज़ आ गई आपके पास। तो पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो ये सारा देखो फिजिक्स का कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। जब हम जाते थे, जब साइकिल आई, तो जब उससे अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं, आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आप पूछ के देखना तो कहते हैं कि भाई अब तो हमारे पास ऐसी मशीन आ गई है जिसमें कुछ भी नहीं करना, बैठ के आप कहीं भी चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। आजकल हम साइकिल चलाने में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है, थोड़ा पोजीशन आप कम मानते थे, लेकिन साइकिल पे लोग सैकड़ों किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते थे। अब उसके बाद में बाइक आई, एक इंजन बना, वो इंजन थे, उस इंजन से बाइक पे लगा, स्कूटी बनी, फिर कार बनी, फिर बसेज बनी, ट्रक्स बने, न जाने कितने सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स हो गए। तो आज ये सब एरोप्लेन्स में आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं और तुरंत चले जाते हैं। तो इनमें सब में इंजन्स लगे हुए हैं, वो भी फिजिक्स में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट मीन्स में भी हमें समझ आ गया। और एग्जाम्पल बताते हैं, कम्युनिकेशन में भी रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक और रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखे हैं कम्युनिकेशन में। पहले क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, पोस्टमैन होता था, डाकिया उसको लेके जाता था, 15 दिन लगते थे, 20 दिन लगते थे, फिर वहाँ पत्र जाता था, वो पढ़ते थे उसको, फिर उसका जवाब देते थे। आजकल कितना आसान हो गया है। अब कभी उस वक्त अगर कहा हो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है, हम उसमें यहीं से भेजेंगे और रास्ते में कहीं किसी कैरियर की जरूरत नहीं, वो सीधा वहीं पहुँच जाएगा, तो शायद उस वक्त पर हमें भरोसा नहीं होता। आज आप ईमेल से क्या करते हो, ईमेल से जितना भी लेटर है ड्राफ्ट करते हैं, जो भी आप मैटर है, कंटेंट है, यहीं से ईमेल करते हैं, सीधा पहुंच जाता है। बताइए, बीच में किसी पोस्टमैन की जरूरत तो नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी आई, कितना फास्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटती है, कोई मैच हो रहा है, कोई इवेंट होता है, तो सीधा आपके टीवी पर आ जाता है देख करके, और थ्रू स्पेस आता है, कोई वायर नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, थ्रू स्पेस आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं भी कोई दुनिया में सैटेलाइट के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है। अमेरिका में कुछ गेम चल रहे हैं, कोई अमेरिका में इवेंट होता है, आप वहीं सीधा अपने टीवी पर तुरंत देख लेते हैं।
ये एंशियंट पीरियड में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, महाभारत के टाइम पे एक ऐसा हुआ था। महाभारत के टाइम पे आपने देखा होगा बच्चों, या सुना होगा आपने, कि जब वो महाभारत का युद्ध चल रहा था तो संजय को धृतराष्ट्र ने ये कहा था कि भाई मुझे वहाँ का सारा आंखों देखा हाल बताइए। तो उसमें जब ऐसा बताया गया कि उनके पास ऐसी दृष्टि थी कि वो वहाँ से देख के युद्ध का सारा हाल बताते, तो बेसिकली वो यही टेलीकास्ट था, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता था। तो वो टेक्नोलॉजी उस वक्त भी हुआ करती थी। देखिए तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें आया, मोबाइल का कंट्रीब्यूशन है। अगर उस एंशियंट पीरियड में कहा जाए कि भाई हमारे पास एक ऐसी मशीन है, हम यहाँ से बोलते हैं और अमेरिका में कहीं भी दूर बैठा हुआ हमारा मित्र, हमारा रिलेटिव आपस में बात कर लेता है, सुन लेता है। आज वो उस वक्त शायद हमें भरोसा नहीं होता, बीच में कोई वायर भी नहीं है तो हमें शायद भरोसा नहीं होता। आज वो देखिए कितना पॉसिबल हो पाया है। पिछले 15, 20, 25 साल में या 30 साल में इतना रिवोल्यूशनरी चेंज आया है कि हर इंसान के पास अब आज मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, उसी से सारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा है। सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, दुनिया से आप हर वक्त कनेक्टेड रह सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन फिजिक्स का है। अब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहला फिजिकल वर्ल्ड का ये सारा पार्ट है बच्चों, जो हम समझा रहे हैं आपको। ये बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड का सारा पार्ट चल रहा है कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे जाके सारी चीज़ें पढ़ोगे आप, कुछ 11th में पढ़ोगे, कुछ 12th में पढ़ोगे, कुछ इससे हायर क्लासेज में पढ़ोगे। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट में आए हैं तो हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या हमें इसमें करना है। तो देखो बच्चों, हमने कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी बता दिया आपको। इसके अलावा आपने जब महाभारत में देखा होगा, उस वक्त जब युद्ध होता था तो उधर से एक या उसमें रामायण में भी देखा होगा, इधर से रामायण में देखा होगा आपने, एक तीर चलता है, उधर रावण तीर चलाता था, इधर राम ने उसका दिया या लक्ष्मण ने, राम की सेना में से उन्होंने तीर चलाया और वो बाद में बीच में जाकर के इस तरह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते थे। देखा नहीं देखा इस तरह का ऐसा सिनेरियो आपने देखा होगा टीवी में। तो बेसिकली क्या थे वो, उस वक्त भी वो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी, शायद बीच में वो गायब हो गई थी। आज वो साइंस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज मिसाइल है और एंटी मिसाइल है। आज आप देख रहे होंगे कि एंटी जितने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, हर कंट्री के पास डिफेंस सिस्टम है। अभी जो बच्चे जिनकी जीके अच्छी है, जो रिसेंटली अखबार पढ़ते रहते हैं, वो देखते होंगे इंडिया भी खरीद रहा है S-400 खरीद रहा है रशिया से। तो S-400 क्या है, हमारा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या है, उसके अंदर मिसाइल लगी रखी है। अगर कोई भी कंट्री, हमने दूसरे कंट्री वाले मिसाइल अगर छोड़ते हैं हमारे ऊपर, मिसाइल गिराते हैं, तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये उसको रीड करेगा वो मिसाइल कहाँ से आ रही है और ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी एंटी मिसाइल जाएगी और उस मिसाइल को एयर में नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो बोलो उसी तरह का सिचुएशन बना कि नहीं बना ये। और इसमें न्यूक्लियर पावर बने, न्यूक्लियर एनर्जी से, जहाँ हम लाखों टन कोयले को यूज करते थे, कोयले से पानी गर्म करते हैं, पानी से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जनरेटर से। आज वो काम आप थोड़े से फ्यू केजी जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम है, थोरियम है, उससे हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया उसमें इतनी एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जापान पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, उनसे देखिए कितने लंबे टाइम तक उनका असर रहा। और आज की डेट में तो इतने बड़े बड़े, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सब किस पर बेस्ड है बच्चों, किस पर बेस्ड है, ये फिजिक्स का इसमें सब जगह कंट्रीब्यूशन है। अब मेडिकल साइंस में आ जाइए। मेडिकल साइंस में देखिए कितना बड़ा चेंज मेडिकल साइंस में आया। कहीं भी बॉडी के अंदर कोई बुलेट लग गई है, अंदर कोई, जिसको फॉरेन बॉडी कहते हैं। फॉरेन बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि जो विदेश से बॉडी आई हो, जो शरीर का अंदर का पार्ट नहीं है और शरीर के अंदर वो पार्ट कहीं अंदर चला गया बाहर से आउटसाइड, तो उसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। तो उस फॉरेन बॉडी को पता लगाने के लिए कहाँ है, तो क्या कर लेते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे मशीन से एक्सरे कर लेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। एक्सरे जितने पार्ट में एक्सरे, तो हम ढूंढ लेंगे कि इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, वहीं ऑपरेट करेंगे और वहीं से उस पार्ट को उसको निकाल देंगे बच्चों। ऐसे इसके अलावा जैसे आप लेजर की टेक्निक है, पहले आंखों के ऑपरेशन होते थे तो आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे जिसको, तो उसमें क्या करते थे बच्चों, उसको लेंस कट लगाते थे। कट लगाने के बाद में फिर उसको सिलाई करते थे, तो वो बहुत ही डेंजरस होता था और उसमें काफ़ी बार आंखें ख़राब भी हो जाती थी। आजकल तो लेजर टेक्निक है सीधा, और उसको फैको मेथड कहते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, लेजर बीम डालेगा, छोटा सा कट लगाएगा और वही फोल्डेबल लेंस है, उसके पीछे लेंस को करेगा, वो फोल्डेबल लेंस पीछे फैल जाएगा। तो जो हमारी आंखों की जो ये ब्लैक वाली जो पुतली होती है, जिसको आप आइरिस और ये कहते हैं, इसके पीछे जा करके वो लेंस, दूसरा लेंस एडजस्ट हो जाता है और वो 2 घंटे में, 1 घंटे में माइनर सा ऑपरेशन अपने घर आ जाते हैं। तो देखो ये लेजर बीम किसने बनाई, ये भी साइंस ने बनाई। इसके अलावा जितने आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन करते हैं, आज की डेट में इतनी साइंस टेक्नोलॉजी, आजकल तो रोबोट से करने लगे, रोबोटिक सर्जरी आ गई। पहले पूरे पेट का ऑपरेशन करना है, पूरा पेट को काटना पड़ता था, फिर उसको सीलना पड़ता था, उसको वो जो सर्जरी होती थी, अब क्या करते हैं उसमें बीच में 2-3 जगह होल करते हैं,
होल करने के बाद उसमें क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो डाल देते हैं और वो रोबोट से अंदर से वो जो भी कट पीट करना है अंदर से करते रहते हैं, सारा ऑपरेट करके ज्वाइंट करके सील के, बहुत छोटे छोटे से बाहर से होल होते हैं तो ज़्यादा काटना ही नहीं पड़ता, तो बहुत आसान सर्जरी हो गई है, इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए फिजिक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इन सभी के अंदर फिजिक्स की चीज़ें भरी हुई हैं। तो वो कोई भी फील्ड हो, मेडिकल फील्ड में हमने बताया, देखो एक्सरे, इवन जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें भी काफ़ी यूज होती है, गामा रेडिएशंस होते हैं, कितनी इंटेंसिटी का, कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालेंगे जिससे कि कैंसर सेल को वो बर्न कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। तो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, आप इंडस्ट्री में आ जाइए, इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स का, बहुत ही बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री में। इवन जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों की जितनी आपका बॉनेट होता है, जितने साइड की का पार्ट होता है या टायर्स होते हैं, वो सबका एक्सरे होने के बाद में आती है। वो एक्सरे होने से पता चल जाता है कहीं फॉल्ट तो नहीं, फ्लू तो नहीं कहीं उसके अंदर, कोई भी फॉल्ट होता है पहले उसको हम ट्रेस कर लेते हैं, तब हम उसको निकालते हैं और बहुत सारे तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, उसके बिना हम सोच ही नहीं सकते, कोई भी चीज़ नहीं हम सोच सकते। लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, रेनबो कैसे बनता है, स्टार कैसे बने हुए हैं, सनलाइट कैसे, कौन सी ओजोन लेयर किसको रोकती है, प्लांट्स के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है, लाइट के में और हीटिंग इफेक्ट हमारा किस तरह से होता है, वो सारा हम फिजिक्स से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। तो न केवल छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कोई भी किसी भी फील्ड में आप लाइफ में सोच लीजिए, सभी में फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है। और उसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है कि इसके बिना सोचना, समझना, चलना फिरना सब कुछ इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर लीजिए। और इसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का में क्या सोसाइटी कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। देखिए बच्चों, इस टेक्नोलॉजी का तो सोसाइटी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन हो गया, बहुत बड़ा संबंध। आजकल आप देखते हैं सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, आधार कार्ड आपने बनवाया, सब टेक्नोलॉजी बेस है, एक नंबर आपको मिल गया, उसमें आप फीड करेंगे, आप उस आधार से सब चीज़ें लिंक होती चली जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपका घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हैं, कितनी आपके पास प्रॉपर्टीज है, सारी चीज़ें उसमें खुल के आ जाएंगी, एक जगह सेंट्रलाइज हो गया है। तो देखो ये टेक्नोलॉजी का रोल बना कि नहीं बना, सारी चीज़ें। तो ये सोसाइटी में बड़ा आसान हो गया ये सारी चीज़ें करना। आज अगर पहले क्या होता था कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर को दिखवाना है, पहले टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन की डेट मिलेगी, फिर ये सब मिलेगा। तो सोसाइटी में आजकल क्या करते हैं, वहीं ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, वहीं से डेट आ जाती है, टाइम पे आप पहुंच जाते हैं। तो सोसाइटी के लिए कितना आसान बनाया इसने, कितना आसान कर दिया टेक्नोलॉजी ने। और जो हमने अभी बताया कि हमें जो आपका जितना कम्युनिकेशन मीन्स हमें दिए, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीन्स हमें दिए, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो हमें शरीर को आराम देने वाली चीज़ें, चाहे वो फ़ैन है, कूलर है, एसी है, वो सारी जो हमारी बॉडी को आराम पहुंचाते हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें साइंस फिजिक्स ने प्रोवाइड की हैं। तो देखिए इतना सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हम फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं बच्चों। तो ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि हाँ, फिजिक्स जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू स्टडी द फिजिक्स। तो एक बात तो ये कहते हैं बच्चों। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट्स में आ जाते हैं, ये तो जनरल चीज़ें हमने बताई, अब टेक्निकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखिए इसके लिए हम दो चीज़ें हम पढ़ते हैं बच्चों, दो वर्ड हम इसमें आपको सिखाते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शन। फिजिक्स को समझने के लिए अब थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म्स में आते हैं बच्चों। क्या क्या होता है बच्चों, एक होता है यूनिफिकेशन, और एक दूसरी टर्म आती है इसमें रिडक्शन। देखिए यूनिफिकेशन का मतलब तो है यूनिफाई करना चीजों को। जैसे आप कोई भी एक आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या एक कोई भी आपका लॉ है, तो वो आप कई सारी जगह उसको आप अप्लाई कर देते हैं, यूनिफाई कर देते हैं उसको, बहुत सारी चीजें जो है उसको यूनाइट करके उसी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या मतलब हुआ उसका, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन ने बताया था कि भाई कोई भी दो बॉडी है वो आपस में अट्रैक्ट करती है, ठीक है, कहीं भी रहती है, मास की वजह से वो अट्रैक्ट करती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी उनकी बताई। अब जैसे एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस सिचुएशन को भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, उसको भी इसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया जाएगा। घूमने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स है वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आप साइकिल से चक्कर लगा रहे हैं, कहीं गोल गोल घूम रहे हैं साइकिल से, कार आपकी गोल गोल घूम रही है किसी फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, रोड के ऊपर, वहाँ कहाँ से फोर्स मिलेगा, वहाँ भी आपको यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई होंगे, उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है। या आप कहीं भी अगर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अराउंड, वहाँ भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक्सप्लेन करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम यूनिफिकेशन समझा सकते हैं बच्चों। तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में उसको अप्लाई करके चीज़ों को समझा कर सकते हैं, इसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं।
दूसरा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्या हो, यूनिफाई तो हो गया कलेक्ट करके, कंबाइन करके समझना, और रिडक्शन हो गया उसको तोड़ के पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करना। कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और फिर अगर हम उसको स्टडी करते हैं उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिडक्शन में मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। हम कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोई गैस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो लाइट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, उसके अंदर हीट आ जाती है, ये सारी बातें। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कैसे आती है समझना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी मिलती है। थर्मल एनर्जी किसको जाती है, गैस मॉलिक्यूल्स को। वहाँ एक काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे आगे जा करके आप। काइनेटिक थ्योरी गैसेज ये होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होते हैं, ऑलरेडी घूम रहे होते हैं इधर उधर। और जब वो एनर्जी टेम्परेचर के बढ़ाने से वो एनर्जी उनके पास जाएगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी मैकेनिकल एनर्जी, उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सबके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपने समझा, इसको हम रिडक्शनिज्म भी कहते हैं और रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये एक दो टेक्निकल टर्म है जिनसे हम समझते हैं कैसे कैसे। तो दो टर्म्स बताई थी हमने, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक तो जो बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी होती है, ठीक है, मोशन हो गया, ये सारी चीजें, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, और फिजिक्स की सारी अलग अलग ब्रांच है। फिजिक्स का भी अब तो बंटवारा हो गया, जैसे एक परिवार था साइंस, साइंस के बहुत सारी ब्रांच बनी। साइंस की कौन सी बनी, फिजिक्स बनी, केमिस्ट्री बनी, फिर उसके अलावा बायोलॉजी बनी। बायोलॉजी में भी दो होगी, जूलॉजी और बॉटनी, बड़े बड़े परिवार हो गए, डिवाइड हो गए। अब वो सारे बड़े बड़े परिवार देखो कौन से बना, एक इसका ब्रांच कौन सा बना, फिजिक्स बना। दूसरी कौन सी बनी, केमिस्ट्री बनी। फिर कौन सी बनी, बायोलॉजी में भी क्या बन गया, जूलॉजी बन गया। फिर क्या बना, बॉटनी बन गया, इस तरह से, ठीक है। और अब तो और भी आपका टेक्नोलॉजी वाले भी आ गए। अब इसमें क्या हुआ, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच चलने लगी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होगा कि ये अलग अलग ब्रांचेज में आप स्टडी जरूर करते हैं नेचर की, नेचर से रिलेटेड चीजें की, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कंबाइंड हैं, चीजें चलती हैं। अब जिसमें फिजिक्स और किसको मिलाते हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। तो जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी मिलाते हैं उसको बायोफिजिक्स कह देते हैं, बायोफिजिक्स। जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कह देते हैं, ठीक है, केमिकल फिजिक्स कह देते हैं। तो ये सब आपस में इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। अब एक दूसरे को के साथ मिल करके, एक दूसरे को मिला करके, जैसे मेडिकल साइंस हुआ, तो मेडिकल साइंस में जो आपका जूलॉजी भी पढ़ते हैं, और उसके बाद में जितने इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जितने टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो उसमें सारी चीज़ें वो किससे आती हैं, फिजिक्स से आती हैं। तो ये कहलाती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। और माइक्रो लेवल हमने बताया कि जो छोटे लेवल पे, छोटे लेवल की चीज़ें स्टडी करना होता है वो माइक्रो लेवल है, उसको माइक्रोस्कोपिक कहते थे। ऐसे हमने दो टर्म और बताए, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन बताए। यूनिफिकेशन मीन्स यूनिफाई करके बड़ी चीज़ों को, किसी भी एक सिस्टम को कंबाइन करके स्टडी कर लेना, और रिडक्शन क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझना, उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर लेना, वो फिनोमिनन कहता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है बच्चों। अब इसमें इतनी सारी चीजें समझने के बाद में अब हमें लगा कि फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ा जाएगा। अब देखो बच्चों, कुछ हम नेचर से रिलेटेड कुछ चीजें बताते हैं इसमें। नेचर से रिलेटेड जो हमें मिली है नेचर से, वो क्या क्या मिला है, उसमें सबसे पहले हम इसमें बताते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फोर्स इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में तो बाद में हम पढ़ेंगे बेटा, बस इनका नाम पढ़ रहे हैं, थोड़ा आइडिया ले रहे हैं कि ये कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज हैं। देखिए फंडामेंटल फोर्स तो ये है कि अपने मास की प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी दो बॉडी कहीं भी यूनिवर्स के अंदर रखी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे, एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी से जो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, न्यूटन ने जो लॉ बनाया वही लॉ है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से गवर्न होता है, और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर है आपका डिटेल में पढ़ाए जाने के लिए, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी हम ये बस वैल्यू लिख करके केवल समझ रहे हैं कि ये दो बॉडीज के बीच का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
m1 m2 दो बॉडी का मास होता है और r उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर डेली लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, टेबल पे एक बॉडी इधर रख दो, एक बुक इधर रख दो, दोनों आपस में फोर्स तो लगा रही है लेकिन आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। वो इसलिए नहीं मिल पाती कि उनके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, वो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव कराने में कैपेबल नहीं है। लेकिन जब इसको हैवी बॉडी की तरफ आप देखते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं, इस मार्कर को यहाँ से रिलीज कर दीजिए तो ये नीचे गिरेगा, इस फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा। क्यों? जो अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा है तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो जहाँ पर फोर्स इफेक्टिव हो जाता है, जहाँ पर ये जिसका इसका रिजल्ट बन जाता है, तो जैसे अर्थ हो गया है, सन हो गया है, बड़े बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में सब में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। दूसरे वाला फोर्स, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो हमें नेचर ने हमें दिया है, अपने ऑफिशियली हम इसका नाम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। दूसरा वैसे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये दो तरह से मिलके बने, इसमें एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा होता है इसमें मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा कौन सा होता है? मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। हमने दो मास के बीच में देखा था कि वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि दो चार्जेस भी आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो आपस में रिपेल करते हैं, यानी कि प्रोटॉन को रिपेल करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। लेकिन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो अट्रैक्ट करेंगे, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो वो करंट जनरेट करता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। या ये कह दीजिए कि मैग्नेट भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दैट्स व्हाई इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बच्चों डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कौन से होते हैं, बस हम ये पढ़ रहे हैं कि ये फंडामेंटल फोर्स है। ये सारा आपको सिखाया जाएगा क्लास 12 में, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी और ये भी, पूरा एक यूनिट इसकी है, पूरी एक यूनिट इसकी मैग्नेटिक फोर्स वाली है, वो सब डिटेल में बाद में पढ़ोगे। हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस भी अगर पता चले तो कौन क्या डिफरेंस होगा। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तीसरे वाला फोर्स होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियर फोर्सेस भी दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं। कौन से वाले? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग बेसिकली आपने अभी बताया कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, चार्ज है, वो रिपेल करते हैं। अगर हम इसी को न्यूक्लियस में अप्लाई करें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से बैठे हैं? प्रोटॉन्स बैठे हैं, और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अच्छा न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता, लेकिन किस पे चार्ज होता है? प्रोटॉन पर। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी कि पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग तो रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव सारे प्रोटॉन बैठे हैं और सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑल द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर। और अगर वो रिपेल करते हैं तो इतने छोटे से वॉल्यूम में कैसे बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ बैठने नहीं चाहिए, वो तो यहाँ से इसको तोड़ करके बाहर निकल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई और फोर्स ऐसा है जो इनको बांध के रखता है, एक जगह बांध के रखता है। तो देयर इज ए फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू बाउंड दीज पार्टिकल, दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। सबको एक जगह बांध के रखता है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। पार्टिकल्स देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग नाम है, अगर दोनों का कंबाइन नाम करें तो उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स व्हिच रेजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दोनों को मिला करके नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। तो इन न्यूक्लियॉन्स को जो बांध के रखता है एक जगह, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं और वो डिपेंड नहीं करते, चार्ज इंडिपेंडेंट है। वो प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा, न्यूट्रॉन के ऊपर भी इतना ही लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा। एक ऐसा फोर्स नेचर ने दिया है जो उनको बांध के रखता है। अगर ये फोर्स हमें नहीं मिला होता तो एटम की स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती, न्यूक्लियस नहीं बन सकता था। इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होता है इनके बीच में, इससे न्यूक्लियस टूट जाता है, इसको बाहर निकल जाता है। ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये न्यूक्लियर फोर्सेज कहलाते हैं। और अभी आगे जाने के बाद में फर्दर स्टडी हुई है, लेटेस्ट इसमें और मॉडिफिकेशन हुआ है, यही न्यूक्लियर फोर्सेज। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आ गए। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेज कौन से? इसी में ये माना गया है कि जो न्यूट्रॉन होता है, ये रेडियो एक्टिविटी में ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा आगे, कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन बदलता रहता है दो पार्टिकल्स में।
एक पार्टिकल में तो बदलता है, इसमें प्रोटॉन बनता है और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन एक और पार्टिकल है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो न्यूट्रॉन बेस फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा नहीं कि वो बदलता नहीं है, न्यूट्रॉन बदल जाता है और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, और जो एनर्जी होती है वो ये दोनों पार्टिकल शेयर करते हैं इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी में बाहर निकलते हैं, इनको बीटा रेज कहते हैं। बीटा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो अपने आप टूटता रहता है, डिसइंटीग्रेट करता रहता है। तीन तरह के एमिशन उनमें से होते हैं, रेडिएशन जो होते हैं, अल्फा रेडिएशन होते हैं, बीटा पार्टिकल्स या रेडिएशन कहते हैं, और गामा कहते हैं। बेसिकली जो बीटा पार्टिकल्स हैं या बीटा रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस से निकलते हैं। अब न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन फिर रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से कहां से निकल के आ गए। तब ये थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट में आई कि जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन में टूटता है और फिर इसमें एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता है। क्या नाम बताया इसका हमने, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये नाम है इसका, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। और इसको इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है इसमें से प्रोटॉन बनता है और फिर ये दो पार्टिकल निकलते हैं, ये न्यूक्लियस में से निकल के बाहर जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में से, रेडियो एक्टिविटी से बच्चों सॉरी ये रेडियो एक्टिव बना। तो इससे जो रिलेटेड फोर्स बना है, इसमें जो फोर्स डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर फोर्सेज कहते हैं, और ये वीक फोर्स होते हैं, इनके कंपेरेटिवली काफी वीक होते हैं। तो बच्चों अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ये फोर्स सबसे वीक वाला होता है, सबसे कम होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में नेग्लिजिबल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के केस में नेग्लिजिबल है, डेली लाइफ में जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में नेग्लिजिबल है, लेकिन व्हेन वी कम टू द हेवियर ऑब्जेक्ट्स देन इट बिकम्स एप्लीकेबल। अर्थ के केस में, सन के केस में, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है दूसरी बॉडी है, इन सब के केस में एप्लीकेबल होते हैं। चार्ज तो सभी में एप्लीकेबल है, तो चार्ज जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं दोनों के दोनों किस पर, वेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ये भी फोर्सेज हैं, ये इनके कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, नेचर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेज अगर होते हैं तो ये वाले फोर्सेज होते हैं बच्चों, ये डिफरेंस है इनमें। तो ये फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज होते हैं, ये थोड़ा सा इनसे वीक होते हैं, बाकी इन दोनों के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। तो ये बच्चों कुछ फोर्सेज थे जो हमें नेचर ने दी हैं, फंडामेंटल फोर्सेज जो हमें मिले हैं, गिफ्ट में मिले हैं मान के चलिए नेचर ने स्टडी करने के लिए। इनको हम कौन से फोर्सेज के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज। केवल हमने नाम सीखा है, इनके बारे में जाना है हमने क्या क्या होते हैं, बाकी ये सारी थ्योरी सारी डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। पूरी एक बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको कहते हैं, पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, जिसमें सारा न्यूक्लियर से रिलेटेड स्टडी होगी, ये सब चीजें वहां पढ़ेंगे। बस यहाँ हमने क्या लिया, एलिमेंट्री आइडिया लिया टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं बच्चों, कुछ फंडामेंटल लॉज है जिनको कंजर्वेशन लॉज कहते हैं, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज होते हैं बच्चों, कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज। अब देखिए कुछ लॉज, कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई भी चीज किसी फिजिकल क्वांटिटी का कांस्टेंट हो जाना। सबसे पहला लॉ मिला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम पढ़ते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, लेकिन ये टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, उसके बाद ये बाहर एयर में चली गई, अब ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ये साउंड एनर्जी, ठीक है। तो अब वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो गई, अगर हम कभी ऐसी टेक्निक बना पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए कि जो हमने आवाज यहाँ से बोली है कि जिसको हम दोबारा से उस एनर्जी को फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो कभी भी हम सुन सकते हैं। देखो आज भी आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो यानी कि साउंड क्या हो गया, ये एनर्जी स्टोर हो गई, दोबारा से आप इसको सुन सकते हो, फिर सुन सकते हैं। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपने कभी भी कोई बात की, आज हमने बोला, आज हमने लेक्चर दिया, उसके बाद वो लेक्चर किसी दूसरे फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में है, फिर कोई मशीन होगी, दोबारा से उसको उसी फॉर्म से रिकन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम, तो फिर वो हम कभी भी उसको कर सकते हैं, कभी भी हम उसको सुन सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी कन्वर्ट हो सकती है, ये इसके अकॉर्डिंग लो है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, कंजर्व होती रहती है, और कंजर्व का मतलब कांस्टेंट रहती है, ये केवल ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। और इसका एक पार्ट देखो, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हम बताते हैं,
ऊपर से कोई बॉडी रिलीज करो, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये नीचे गिरेगी तब मोशन की वजह से काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो टोटल क्या हो जाएगी, काइनेटिक। तो यहाँ जो पोटेंशियल है ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फैन चलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वाटर डैम बनाते हैं, ऊपर से पानी इकट्ठा करते हैं, डैम से ऊपर नीचे गिराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, जनरेटर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सब कन्वर्जन हो सकता है। तो ये पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो वायलेट नहीं होता है। कोई भी फिजिक्स का आप लॉ बनाएंगे, कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, इट शुड ऑलवेज बी ओबे। इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। सेकेंड लॉ होता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी हो गया कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर, आइसोलेटेड का मतलब जो अलग है, जिसका इंटरेक्शन दूसरे पार्टिकल से ना करें, तो उस सिस्टम में जो चार्ज बनेगा उसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल अगली क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, तो थोड़ा सा एग्जांपल देकर हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम कई बार क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉ लेते हैं या कोई भी ग्लास रोड लेते हैं, और उसको आप अपने क्लोथ से, अपने शर्ट से ऐसे रब कर दो, और रब करने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज का पता कैसे लगता है कि अगर छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल दिए जाए टेबल पे पेपर के, तो उन पेपर पीस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो रब करते हैं, तो रब करने में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ग्लास रोड से किसी दूसरे, जो आपने क्लोथ लिया है, जिसको सिल्क क्लोथ लेते हैं, उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन टोटल कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। पहले वो ग्लास रोड के पास थे, और फ्रिक्शन की वजह से वो ट्रांसफर होकर किस पे चले गए, दूसरी बॉडी पे चले गए। ऐसे जब आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं बालों में, तो ऐसे केस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन आपके बालों से निकल के कंघी के ऊपर आ जाते हैं, कॉम्ब के ऊपर आ जाते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई कॉम्ब टू आवर हेयर, under that condition some of the electrons are transferred from hair to comb and the comb gets charge। उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो वो, लेकिन टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। पहले किसके पास थे, वो हेयर के पास थे इलेक्ट्रॉन्स, अब कहां चले गए, कॉम्ब पर। और इस सिस्टम में कितनी बॉडी होगी, दो होगी, हेयर एंड कॉम्ब, दो बॉडी होगी बच्चों। तो इस तरीके से हम समझेंगे आगे जाके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और तीसरा फॉर्म लॉ होता है बच्चों, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, ये तो प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या जरूरत पड़ती है, मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, क्यों मोमेंटम की हमें जरूरत पड़ी। आपको हम दो एग्जांपल बताते हैं। एक हैवी ट्रक खड़ा हुआ है, लोडेड, या ट्रेन खड़ी है, एक बस खड़ी हुई है, और एक कार खड़ी हुई है, और आपने तीनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया। उसके बाद कार भी मूव करना स्टार्ट कर देती है, बस भी मूव करना स्टार्ट करती है, और ट्रेन भी मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्या तीनों की स्पीड सेम रहेगी, जो फोर्स आपने अप्लाई किया तीनों पे इक्वल फोर्स? नहीं। किसकी ज्यादा स्पीड होगी, जिसका मास सबसे कम होगा, वो तेज दौड़ेगा उतना ही फोर्स अप्लाई करने से। तो यानी कि आपको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए कि जिसमें मास और वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाए, कि जिसका मास ज्यादा है, ट्रेन का मास ज्यादा है, सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड कम रहती है, और अगर वही फोर्स हम किसके, कार के ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्पीड और ज्यादा होती है, और वही अगर और छोटा व्हीकल ले लें, साइकिल पे अप्लाई करते हैं तो साइकिल की तो और ज्यादा स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, उसके एक नई क्वांटिटी बनी, उस क्वांटिटी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब होता है कि जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं, आज आप रोजमर्रा के कोलिजन देखते हैं, कार बस से टकरा गई, बस स्कूटी से टकरा गई, कोलिजन हो गया है, या इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन का या दूसरे पार्टिकल का कोलिजन हो गया है, तो उस केस में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, ये कभी भी डिसऑर्डर नहीं होता। पढ़ोगे आगे जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बुलेट फायर किया, कोई टारगेट है, उस टारगेट में एम्बेड कर गई, तो वहां पर इस फिनोमिनन में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। ये लीनियर का मतलब होता है जिसमें एक डायरेक्शन में मूव करता है, वन डायमेंशनल मोशन के लिए होता है। और ऐसे एक लास्ट लॉ होता है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम आता है, इट कम्स इनटू प्ले इन द रोटेशनल मोशन एंड इट कम्स इनटू प्ले इन द ट्रांसलेशनल मोशन।
ट्रांसलेशन का मतलब एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करता है तो लीनियर मोमेंटम होता है, और जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। आपने देखा होगा जो भी टीवी पर जो आपके डांसर्स होते हैं, बैले डांसर्स होते हैं, तो अपने फीट्स जब परफॉर्म करते हैं अपनी स्पीड को, एंगुलर स्पीड को वो कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे, आर्म्स को फोल्ड करेंगे, एक पैर फैला देंगे, दोनों हाथ फैला देंगे, और इस तरह से उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब ज़्यादा स्पीड करनी होती है तो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं, ऐसे श्रिंक कर लेते हैं बिल्कुल, तो उससे उनकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो एक फिनोमिनन है वो किससे एक्सप्लेन होगा, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ये कुछ सर्टेन लॉज हैं, किस पर बेस्ड हैं, दीज लॉज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, कंजर्वेशन लॉज कहलाते हैं। और इस तरीके से बेटा हमने पूरा फिजिक्स का रिलेशन, फिजिक्स का स्कोप, फिजिक्स को क्या क्या हमें पढ़ना है, इसका सोसाइटी से क्या लिंक है, टेक्नोलॉजी से क्या लिंक है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फिजिक्स होती है, सारी बातें हमने पढ़ करके ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट पूरा कर दिया बच्चों। तो ये इतना पार्ट था, ये आज हमने समझ लिया है, ये थ्योरेटिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। क्यों, ये केवल फिजिक्स के बारे में आउटलाइन ड्रॉ करता है बच्चों, जिससे कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम इसको आगे वाला पार्ट स्टार्ट करें।